Hello, hello. Hello, good evening, sir. Hey, good evening, good evening. How are you? Fine. Is my video on? No, not yet. Yeah, I think so. My video is on. Uh, Bharat is here. One or two of them are there. Hello, Bharat. Good evening. Good evening. Good evening. Am I audible to you? Yes, Okay, good. Today is better. It seems to be. And who else? वो, अर्नब ने कौन था कल वो? तो कोई बात नहीं. लेट्स गो अबाउट इट. आई एम सॉरी. आई एम स्लाइटली. अच्छा भरत, आई वांट टू टेल यू वन थिंग. एक चीज मुझे आपको बताना है. कल एक्चुअली मैं ठीक करने जा रहा था, लेकिन वो मैं भूल गया. बात कुछ घूम गई थी. वो जो है ना अपना क्या कहते हैं, yesterday I made reference of a director रोमन पोलांस्की. एक्चुअली मैं फिल्म की रेफरेंस ले रहा था, कनाल. और कनाल जो फिल्म है वो पोलैंड की फिल्म है. इज डायरेक्टेड बाय एंड्रेस वाजदा. वेरी फेमस. इज वेरी मेरा बहुत फेवरेट डायरेक्टर भी है. वो फिल्म अगर आपको चांस मिले वो देखना. ये है वो फिल्म. एक्चुअली आई हैव गॉट माय मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में आई हैव दो फिल्म्स. दिस इज द वन. कैन यू सी रिफ्लेक्शन टू नियर कनाल. Panal. के हाँ, KNAL. और ये है एंड्रेस वाजदा. ठीक है. एंड्रेस ANDREZ. इनकी स्पेलिंग अलग होती है ना, जो पोलैंड की है. ANDREZEJ. एंड्रेस वाजदा. WAJDA. इसकी फिल्में बहुत पॉपुलर है. और ये ईस्टर्न फिल्म्स की एक नई लहर आई थी. हंगेरियन है उसमें, चेकोस्लोवाकियन है. वैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स है ईस्टर्न यूरोप के. उसमें सबसे माहिर में तीनों में इनको गिना जाता है. जानूसी हंगेरियन डायरेक्टर के साथ. ये पोलैंड के हैं. इनको बहुत ही अच्छा माना जाता है. इसके स्टार्टिंग इस फिल्म को अगर आप देखोगे, कभी आपको मिल जाए नेटफ्लिक्स में, शायद मिल सकता है. इसकी ओपनिंग सीक्वेंस स्पेशली डोंट मिस इट. इट इज टेरिफिक. इनफैक्ट हर फिल्म स्कूल में, दुनिया के जितने भी फिल्म स्कूल है, उसको सिखाने के लिए स्पेशली इसको ओपनिंग सीक्वेंस को दिखाया जाता है. हो सकता है ये आपको पूछे कि हैव यू हर्ड अबाउट एंड्रेस वाजदा, क्योंकि एंड्रेस वाजदा इनके उसमें रहते हैं. दूसरी एक और मैं फिल्म के बारे में बताना. मैं बर्गमैन की फिल्म में तो मैंने लिखवाया था. उसमें एक फिल्म और ऐड कर लेना जो कि बहुत ही मशहूर है. साइलेंस. SILENC. साइलेंस. तो उस फिल्म को जरूर देखना. वो बड़ी अजीब टाइप की फिल्म है. अजीब इन द सेंस कि दो कैरेक्टर्स हैं, टू सिस्टर्स, जो दोनों के बीच में बहुत ही कम वार्तालाप होती है. और ये लोग एक दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ की भाषा इन लोग नहीं जानते. ये दोनों लेडी, और उसमें जो छोटी वाली सिस्टर, उसका बेटा, छोटा सा बेटा है. ये तीन मेन कैरेक्टर है. और इसको लिए जिस तरीके से फिल्माया गया, जैसे नाम है साइलेंस, डायलॉग वेरी फ्यू, लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म है. दैट इज व्हाट इज टिपिकल बर्गमैन इज ऑल अबाउट. चलिए. अच्छा, एक चीज है भरत, मैं आपको एक चीज बता दूं, और आपके माध्यम से बाकियों को भी बता दूं, कि जब आप जाएंगे वहां पे, चाहे आप किसी भी, अभी जैसे प्रेलिमिनरी राउंड में जाएंगे, तो थोड़ी सी ना, अगर कैमरा के बारे में आप पढ़ें तो वो जरूरत है. आज लेट अस टॉक अबाउट दोस थिंग्स है ना, जो जो थोड़ी सी टेक्निकल बात को भी हम लोग ले लेते हैं. कैमरा के बारे में अगर पूछेंगे तो वो डेफिनेटली आपको दो तीन चीज पूछेंगे. उनमें सबसे पहले हो सकता है कैमरा की हिस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट हुआ था. स्टिल फोटोग्राफी से स्टार्ट हुआ था फॉक्स टैलबोट 1700 एंड समथिंग ऑड ईयर्स में. फॉक्स टैलबोट, डैग्यूरी, दुनिया भर में इनकी रिसर्च चल रही थी. तो स्टिल फोटोग्राफी का डैग्यूरी वाज द वन हु केम आउट विद. और अब अगर नेट में देखेंगे तो उनके शुरू के जो पहले दो तीन फोटोग्राफ्स वो भी मौजूद है, ये फ्रेंचेस के. फिर उसके बाद फॉक्स टैलबर्ट ने आगे किया, और इस तरीके से बाकी धीरे धीरे लोग करते गए. बाय ऑलमोस्ट अबाउट इन लेस देन 100 years, मच लेस देन 100 years, ये स्टिल फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट काफी अच्छे लेवल तक आ गया. 1800 एंड सम ऑड ईयर्स में बहुत ही अच्छा आ गया था. तो हो सकता है इन चीजों के बारे में पूछे. और फिर ये हिस्ट्री जरूर पढ़ लेना, मोशन पिक्चर कहाँ से आया था. जैसे ये वर्ड है आपका सिनेमेटोग्राफी, ये एक्चुअली CINE जो वर्ड है, ये आया है एक ग्रीक वर्ड से. लैटिन और वाज इट ग्रीक, देख लीजिए. KINE. काइने का मतलब होता है गति. जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है ना, गति ऊर्जा.
तो ऐसे वो काइने से आया था, किनेटोग्राफ से आया था। ग्राफ मतलब एकत्रित करके उसे छापना, संग्रहित करना। दैट इज व्हाट इज ग्राफ। तो कैनेटोग्राफ जो पहला था, सिनेमेटोग्राफ का जो ओरिजिनल वर्ड शुरू हुआ था, दैट वाज किनेटोग्राफ। काइने, KINE। और उसी से वो चलते आगे वो विकसित हुआ, तो काइनेटोग्राफ बन के वो सिनेमाटोग्राफ बन गई। दिस इज व्हाट इट इज। फिर इसमें जो अनुदान किया जिन लोगों ने सिनेमा मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में, सबसे बड़ा एकदम शुरुआत का जो मोशन का जो इल्यूजन है, एडवर्ड मॉयब्रिज फ्रांस के हैं। उन्होंने किया था इल्यूजन ऑफ मोशन। और इन्होंने वो वाली एक्सपेरिमेंट की थी, उसके बारे में हो सकता है आपको पूछे कि 12, एक्चुअली ये एडवर्ड मॉयब्रिज वाज अ जीनियस, लेकिन थोड़ा पागल भी था। इस प्लीज परमिट मी टू क्लियर माय थ्रोट, मेरा थ्रोट आज थोड़ा बैठा हुआ है। इफ यू डोंट माइंड, विद योर परमिशन, आई लेट मी हैव दिस व्हिच इज अ मेडिसिन फॉर मी। तो एडवर्ड माइब्रिज, उन दिनों क्या था कि एक डॉग वेटरनरी जो घोड़े का जो दौड़ होता था, वो बहुत मशहूर होता था। और तो कोई सिनेमाटोग्राफ्स वगैरह कुछ तो था नहीं, सिर्फ बैले था, थिएटर था। तो अमीर लोगों के लिए यही एक जरिया था एंटरटेनमेंट का, कि थिएटर, बैले। और दूसरा था हॉर्स रेसिंग। आपने देखा होगा पूना में भी रेस कोर्स, इंडिया के सारे बड़े शहरों में देखना रेस कोर्स है। महालक्ष्मी रेस कोर्स मुंबई में है, इधर पूना में एक है, इधर FMC के साइड में, दिल्ली में सब। तो रेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो, रेस इंपॉर्टेंट है तो घोड़े इंपॉर्टेंट है। घोड़े इंपॉर्टेंट है तो उसके भैया हेल्थ वगैरह ठीक से देखा, जो वेटरनरी डॉक्टर्स के जरूरत होती। तो वेटरनरी डॉक्टर्स को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घोड़ा जो दौड़ता है तो उनका मोशन को लोग स्टडी करने गए, तो मैंने इसको देखते हैं कि भैया एक साथ में चारों पैर हवा में एयरबोर्न तो नहीं होता है, लेकिन उसको मालूम कैसे करेंगे? फोटोग्राफ्स का तो कुछ जरिया नहीं था, मालूम ही नहीं था कैसे करेंगे। तो लोगों ने बोला कि भैया एक पागल सा जीनियस है, वो उसको एडवर्ड मार्ब्रिज है, उसको जाके संपर्क करो। तो उसको संपर्क किया, तो उसने बोला अच्छा मेरे को टाइम दो, मैं देखता हूँ और घोड़े का को मैं कुछ देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, करके बताता हूँ कि भैया ये घोड़ा चारों पैर एक साथ हवा में आता है कि नहीं। तो उसने क्या किया, 12 कैमरे लगाए, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में। 12 कैमरा लगा के और धागे लगाए हर कैमरे में, और कैमरा बहुत बड़े होते थे, इन दिनों में ह्यूज होते थे, बड़े। तो बोला मैं हाथ बाहर कर अगर मेरे को अगर दिखाना है तो बोला कैमरा, आई हैव टू गो बैक। सोचिए, तो 12 कैमरे लगाए, और उसमें फिल्म की प्लेट नहीं होती थी, कांच की होती थी, उसमें इमल्शन लगा के। तो उसमें उन्होंने 12 फोटोग्राफ लिया, एक घोड़े को दौड़ाया, और उन्होंने क्या किया, हर कैमरा के शटर के साथ एक धागा बांध दिया घोड़े के पास में। तो घोड़ा जैसे अगर पहले में धागा को मारा तो पहला वाला कैमरा ट्रिगर हो गया, दूसरे वाले को मारा तो दूसरा ट्रिगर हो गया, तीसरे को मारा तो तीसरा ट्रिगर। इस तरीके से 12 फोटो। तो कई बार एक्सपेरिमेंट करके उसने देखा कि एक जगह पे उसको उसको मिल गई कि घोड़ा वाकई में चारों पैर एक जगह पे ऊपर है। तो उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, उन्होंने डॉक्टर्स को दिखा दिया। लेकिन इसने फिर क्या किया, एक ही जगह पे उसने क्या किया, वो 12 जो फोटोग्राफ किया उसको उसने प्रोजेक्ट किया, बंद किया, प्रोजेक्ट किया, पहला नंबर प्रोजेक्ट बंद, प्रोजेक्ट बंद, प्रोजेक्ट बंद, प्रोजेक्ट बंद। तो इससे क्या हुआ, घोड़े क्या ऐसा लगने लगा कि घोड़ा जैसे कि दौड़ रहा है, उसी सी उसी ऑर्डर में चला है, तो लगा कि ये तो एक्चुअली सिनेमा में कोई चीज हिलता नहीं है, एक इल्यूजन है, भ्रम सा बनता है ना, विजुअल भ्रम जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो वो इल्यूजन बनता है, तो उससे मोशन का पहला बना। और उसी ने एडवर्ड मार्ब्रिज, अगर आप डालोगे नेट पे तो आपको मिलेगा कि एक उसने हैंड ड्रॉन किया था, हालांकि उसको क्रेडिट नहीं देते, दिस इज बैड। देखिए क्रेडिट बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्रेडिट मिलता नहीं है। तो इन्होंने जो पहला इल्यूशन ऑफ मोशन इन्होंने क्रिएट किया था हैंड ड्रॉन से, एक वन मैन एंड वन वुमेन। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने उसने 13 ड्राइंग्स की सीरीज में, एक में हाथ अगर इधर है, दूसरे में इधर है, तीसरे में इधर है। तो इस तरह के तो घूमने का उसने एक डांस बॉल डांस के टाइप में उसने किया, 13 स्टिल फोटो, स्टिल विजुअल्स के साथ। सो दैट वाज द फर्स्ट एनिमेशन। लेकिन इसके ऊपर भी विवाद है, लेकिन एडवर्ड मॉयब्रिज का नाम तो है, ही इज द वन हु क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ इल्यूजन के बारे में रिसर्च, और घोड़े का दिया। फिर लोग आए और भी उसको आगे बढ़ाया, और 12 फ्रेम के बाद उन्होंने फिर देन केम एडवर्ड, सॉरी थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन का नाम तो आप लोग सबने सुना है, सबसे ज्यादा जिन्होंने
इन्वेंशंस किया, उन्होंने करके क्या किया, एडिसन ने एक मशीन बनाया, वो 12 कैमरा के जगह वो एक ही कैमरा के अंदर वो रील फिल्म्स के थे, स्ट्राइप फिल्म्स के हिसाब से वो जो सिस्टम था उसको एडिसन ने बनाया। तो एडिसन को माना जाता है कि किनेटोग्राफ, जिसको सिनेमाटोग्राफी का जो कैमरा है, जो मोशन पिक्चर कैमरा है, उसका इन्वेंटर है। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। और उसके बाद एडिसन के बाद आया 12 फ्रेम जो आता है। इन जो फ्रेम रेट वगैरह के बड़ा सारे स्टूडेंट्स को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे लास्ट बैच में मेरे स्टूडेंट थे मेरे पास, वहां पे जहाँ पे मैं पढ़ा था जीएफटी में। तो वो लोग, जब मैं पढ़ा रहा था, बोला सर हम यही सी चीज तो हमें पूछा था और हम इंटरव्यू में ये सब बोल नहीं पाए थे, हम लोग ये पढ़ के नहीं गए थे। तो उन लोग नहीं होते। दैट दैट फ्रेम रेट के बारे में जरूर पढ़ लेना। तो शुरुआत का मोशन का इल्यूजन हुआ था 12 फ्रेम्स पर सेकेंड। उसके बाद एडिसन के बाद इसने आगे किया था, दैट वाज क्या क्या सर नाम था यार? कनेक्शन ब्रेक हो रहा है वो, आई थिंक, या तो फुल रेंज है अभी, लेकिन वहां से कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। मेरा कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, आर यू श्योर? हाँ हाँ, मेरे को सुनने में अभी ब्रेक हो रहा है पूरी तरह से। अभी भी हो रहा है? अच्छा, एक मिनट। अभी 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 आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी आ रहा लेकिन है? आप, ठीक। लेकिन आई अभी वो मूव ऑन रुका दैट। हुआ है। ओके, वो आई विल मूव आपका ऑन। जो है ना। मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको थोड़ा लाउड करना पड़ेगा। एनीवे, लेट मी, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ सुनाई हाँ, दे रहा? यस यस। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस वे ओनली। अच्छा, तो क्या हुआ कि देन इन्होंने क्या क्या फिर उसके बाद 12 को उन लोगों ने 16 किया। और 16 को जब इन्होंने किया है, तो 16 को माना गया है कि जो ब्रेक ब्रेक होके जो मोशन क्रिएट होता है ना, मतलब जर्की मोशन के होते, 12 में जर्की मोशन हो रहा था, 16 फ्रेम पर सेकेंड में ये आपका बिल्कुल स्मूथ मोशन आ गया। फिर 16 के बाद जब साउंड आया, तो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, सेम फिल्म के ऊपर अगर साउंड को रिकॉर्ड करना था, तो उन्होंने देखा कि 16 फ्रेम में साउंड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बेकार आ रहा है। तो उन लोगों ने एकदम शुरू से ही उसको, उन लोगों ने क्या किया, 16 के जगह 24 फ्रेम कर लिया। तो फिल्म का लेंथ बढ़ा दी। तो मतलब 16 अगर याद आ गया तो 24 को इतना कर लिया, 24 फ्रेम इतना हो गया। तो इसमें साउंड का जो मॉड्यूलेशन वगैरह है वो सही बनने लगा। एंड टिल द एंड टिल द एंड ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आके, जब ये रेड एलेक्सा ने जब इसको सेल्यूलॉइड को लाल झंडी दिखा दी, तो तब तक ये 24 फ्रेम्स पर सेकेंड ही रहा दुनिया भर में, इसका फ्रेम रेट। उसको टॉकी फिल्म के लिए बोला जाता था। अच्छा, अभी क्या है कि इन्होंने, मतलब एडिसन ने इसको फिर बाद में 16 कर दिया था, 12 के जगह पे 16। मॉयब्रिज ने तो 12 में किया था, एडिसन ने उसको 16 में किया। फिर उसके बाद जब साउंड लगने मतलब चले, सेलुलॉइड तो बहुत डेवलप हो गया बाय द लेट 40s वगैरह, 1940 40 में काफी अच्छा हो गया था, 50s में बहुत अच्छा हो गया, 60s 70s में तो बड़ी, मतलब वेरी वेरी गुड क्वालिटीज के साउंड आने लगा। फिर नॉइज रिडक्शन वगैरह, डॉल्बी वगैरह आ गया। और डॉल्बी के तो बाद में बहुत सारे वो भी आ गए, क्या कहते हैं, दूसरी कंपनी में, बिकॉज डॉल्बी इज पेटेंटेड। तो ये साउंड के दृष्टिकोण से उसको 16 से 24 किया गया था। फिर क्या हो, जब इलेक्ट्रॉनिक आई, इस चीज को अभी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके पास अभी बिल्कुल है, आपके शायद मोबाइल में भी होगा, आप जो भी सिस्टम को आप लोग यूज कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना। जब इलेक्ट्रॉनिक जब आई, मैं ना इसको सिनेमाटोग्राफी अभी इसको बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी एक वर्ड इन लोगों ने कॉइन कर लिया है। हालांकि सारी सिनेमाटोग्राफी है, पहले तो सेल्यूलॉइड में होती थी, जिसकी अगर आप पढ़ें थोड़ी सी उसके बारे में, आप लोगों को अगर क्या होता था, फोटोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, सिल्वर हैलाइड प्रोसेस। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, थोड़ा सा अगर 10वीं तक के आप लोग अगर जा रहे हैं रिटर्न के लिए, मैं सबको मैं ये अनुरोध करूंगा, स्पेशली कैमरा के स्टूडेंट्स को, सारे को ही समझिए, 10वीं और 12वीं तक के साइंस थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। स्पेसिफिकली स्पेशली अगर सिनेमाटोग्राफी में जा रहे हैं, तो 10वीं से लेके 12वीं का जितने भी आपका ऑप्टिक्स के ऊपर जो क्लासेस थे, जस्ट वन सेकेंड,
10वीं से लेके 12वीं तक के जितने भी साइंस के क्लासेस थे, मतलब ऑप्टिक्स के ऊपर, लेंसेज के ऊपर, उसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और साउंड का जो रिवाइज कीजिए, जो साउंड की क्लासेस भी होती थी, तो साउंड में भी साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, इन चीजों के ऊपर बारे में आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, तो उनको थोड़ी सी रिवाइज कीजिए। तो उसके ऊपर से थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी नाउ कम ऑन टू द वेरी बेसिक इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉनिक आया, तो इसमें उनको सबसे पहले तो जो बिहार ने जो टीवी वगैरह के सिस्टम्स वगैरह को जिसने निकाला, वो तो चलो दिस हिस्ट्री एंड ऑल। देन सब्सिक्वेंटली जो नॉर्मल टेलीविजन्स जो थे वो चलता था। तो अब जब टेलीविजन्स को जब ये इन्होंने जब इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया, जब स्टार्टिंग में उन्होंने जो लोग इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के जो थोड़े बहुत स्टूडेंट हो, वो लोग दे विल एग्री विद दिस, दे माइट बी इवन नोइंग इट कि हुआ क्या, कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है, अर्नव, Yes, भरत? sir. लेट मी सी योर वंडरफुल फेसेस यार, हमारे स्विचिंग ऑफ योर फेसेस एंड ऑल, मेरे को अच्छा लगता है। एक वन टू वन कनेक्शन है। लवली स्माइल अर्नव, यू गो, व्हाई डू हाइड योर स्माइल? लवली, वेलकम। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोगों को सबको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है मेट्स 50 के? hertz. 50 hertz. 50 हाँ, hertz. 50 है, वंडरफुल। और जितने भी ब्रिटेन के अंडर में, यूके के अंडर में जितनी भी कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इसमें 50 है। और नॉर्थ अमेरिका में कितना? 60. 60। तो जब अभी हुआ क्या, देखिए विडंबना देखिए, हालांकि इवन इन जापान इट इज 60। तो इन लोगों ने जब मेन डेवलपमेंट तो वही हुआ, तो उन लोगों ने 60 के हिसाब से उन लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू किया। अब उनको ये लगा कि यार, सबसे पहले उनको एक प्रॉब्लम आने लगी, ये फ्रीक्वेंसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि हमारा फ्रेम रेट जो है मोशन पिक्चर का जो था 24 फ्रेम्स पर सेकेंड था। तो बोला इसको भी तो हमें देखना है टेलीविजन में, और टेलीविजन को भी हमें कोशिश करके दिखाना है सिनेमा हॉल में। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, एक एक स्ट्रोबोस्क इफेक्ट इफेक्ट बोलते हैं उसको, वो आने लगा। यानी क्या होता था कि या तो पिक्चर स्टेबलाइज नहीं होती थी, या पिक्चर ब्लैक फ्रेम्स आने लग जाते थे, व्हाइट बैंड्स, ये बड़े गड़बड़ होने लगे थे। तो सबसे पहला एक 24 के जगह 30 में भी दिखा दोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस होगा, अगर मान लीजिए 24 फ्रेम में आपने शूट किया, 30 फ्रेम में आपने दिखाया, तो आपके ऊपर क्या असर आएगा देखने वाले के ऊपर? The सर ये frames साउंड missing ब्रेक हो होंगे. रहा है। सर मेरे को आपका क्या माइक म्यूट है? रिकनेक्ट हुआ ना? Yes, sir. नाउ इज इट ओके? साउंड ओके? Yes, हाँ, sir. ओके, या ओके, नाउ लेट्स कम बैक। अच्छा, हुआ क्या? अभी अभी अब अगर अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, अगर आपने 24 फ्रेम्स पे शूट किया और आप उसको अपने 30 फ्रेम्स में या 36 फ्रेम्स में दिखाया, तो पिक्चर के ऊपर क्या असर आएगा? So black jitter नहीं, इट effect विल आएगा. रन फास्ट।
ठीक है, ठीक है, स्लो, इट इट विल बी स्लो एक्चुअली। नहीं, 24 में शूट किया और आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड, इट विल बी फास्टर, फास्ट हो जाएगा। और अगर आपने उसके 24 को अगर आपने 18 में शो किया तो इट विल बी ए लिटिल स्लो। तो लेकिन क्या है कि सिनेमा हॉल में तो आप लोग प्रोजेक्शन रेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सिनेमा हॉल में 24 का 24 ही दिखाना पड़ता है। तो अभी अगर स्लो मोशन दिखाना है तो आप क्या करेंगे कि आप 48 फ्रेम में शूट कर लीजिए, 24 में दिखाइए, तो वहां पे वो जाके स्लो मोशन हो स्लो में। जाएगा। और अगर रैंपिंग करना, फास्ट करना है, तो उसको जैसे फाइट वाइट सीक्वेंस में, जीप चेस सीक्वेंस में करते हैं, 18 फ्रेम तक हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं और उसको 24 में दिखाते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत 30s 40s में ये अक्सर होता था, बहुत होता था। फिर लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक आई तो उनको सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आया कि जब वो जैसे मान लीजिए ये आपका फ्रेम है, तो फ्रेम को स्कैन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन करेंगे तो स्कैन रेट वगैरह वो होता है। तो ये जो स्कैनिंग रेट वगैरह है, इसको निर्धारित किया जाता है। और पहले का इलेक्ट्रॉनिक, इट इज ओनली द लास्ट 10 years 12 years की काफी डेवलपमेंट हुआ है। आपके मोबाइल में भी आप चेंज कर सकते हैं फ्रेम रेट वगैरह बहुत इजीली, और आपके नॉर्मल कैमरास में भी आजकल हो जाता है। लेकिन उस समय नहीं होता था, क्योंकि वो मेन अड़चन होता था कि जो सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता था उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, अभी सबसे अच्छा है हमारा मोशन पिक्चर जो है 24 फ्रेम्स पर है। तो जब हम लोगों ने उसको, हमारे यहाँ पे 50 है, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, तो 50 का जो मल्टीपल में उसका स्कैन रेटिंग होना चाहिए, यानी फ्रेम रेट्स उसके मल्टीपल पे होना चाहिए। तो मतलब हिसाब में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब क्या कि अगर 50 है तो 50 का हाफ कर तो 25 है, 25। तो उसी का मल्टीपल हो गया। तो 25 फ्रेम्स पर से हमारे यहाँ पे जो टीवी देखे, जो इंडिया में टीवी, उसको क्या सिस्टम बोलते हैं? व्हाट इज द सिस्टम कॉल्ड? पाल बी, पी हाँ ए हाँ, एल PAL PL पाल में भी कई वेरिएंट्स होते हैं। जो इंडिया का जो वेरिएंट है दैट इज पाल बी, फेज ऑल्टरनेट लाइन, दैट इज द फुल फॉर्म। अच्छा, ओके। तो जब 24 को 25 में, अगर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा जो टीवी होगा, टीवी को हम लोग 25 में रेटिंग करते हैं, हालांकि पाल भी बाद में बना था, तो उन्होंने इसको, उनके लिए रेडीमेड मिल गई, भाई हमारा 50 का हाफ है 25, तो 25 के 24 को 25 कर दे रहे हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब क्या है कि 4% के करीब का फर्क पड़ रहा है। अब 24 को 25 करेंगे तो उसमें फर्क क्या आएगा? आपका जो थोड़ा जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन उतना स्पीड आंखों में पकड़ में नहीं आता, वीडियो में नहीं पकड़ में आता है। 24 का अगर 25 है, आंखों में आप पढ़े, आप देखिए जितने भी टीवी आप देख रहे हैं, जो पुराने फिल्में देखिए, दे आर ऑल शॉट ऑन 24, बट दे हैव बीन डिस्प्लेड ऑन 25, तो उसमें कोई आपको फर्क नहीं आ रहा। ऑडियो में भी क्या है कि 4% का लिमिट होता है, +4% और -4%। तो ह्यूमन परसेप्शन जो होता है, 4% के नीचे का अगर डिफरेंस है उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो मैंने, चलो बहुत अच्छी बात है, 24 में शूट किया, 25 में दिखा, थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई हो जाती है, लेकिन वो कान को उतना पकड़ में नहीं आता, चलो वो चल गया। लेकिन व्हाट विल हैपन इन द अदर सिस्टम? जो नॉर्थ अमेरिका का जो सिस्टम है, जैसे यूएसए का है, जापान का है, कनाडा का है, एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। তো আমি এবার তুমিও অন করো, জাস্ট 1 সেকেন্ড, তুমিও তোমারটা অন করে দেখে নাও যদি তোমার টাস্কটা কিনা। হ্যাঁ, এবার আমার টাস্ক আরম্ভ হয়ে গেছে। Actually, that internet का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, now what they have done is, उन्होंने कहा कि यार हम 24 में शूट करके 30 में तो दिखा नहीं सकते, ये तो बहुत ही ज्यादा टॉलरेंस के बाहर है। और 30 में शूट करके, क्योंकि उनको वीडियो तो उनको 30 में ही करना पड़ेगा, 30 में शूट करके जब उसको सेल्यूलॉइड में कन्वर्ट करेंगे, रिवर्स रिलीज में 20, तो गड़बड़ हो जाएगा यार, ये तो सिनेमा में नहीं दिखा भाई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनटीएस के साथ मैच कर, अच्छा आप बताओ कैसे करके करेंगे, हो सकता है वो यही क्वेश्चन आपको पूछे। तो डिफरेंट सिस्टम उन्होंने निकाला, NTSC। हाँ, एनटीएस से उनको 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का तो करना ही था। हालांकि बाद में उन्होंने चेंज किया, दैट हैज बिकम 29.98 हो गया था बाद में। अभी अभी जो है दैट इज, वो तो चलिए 30 है तकरीबन, 30 मान के चलिए। तो 30 को अगर 20 सेल्यूलॉइड में अगर आपने शूट किया 24, और उसको आपको टीवी में दिखाना है, क्योंकि यूएसए में भी तो लोग टीवी में ही दिखाते हैं फिल्मों को ना, तो उसको कैसे दिखाओगे? यस भरत, यू हैव एन आंसर?
देखो उन लोगों ने क्या किया, वेरी सिंपल, बिकॉज देयर इज लेस टाइम, तो इसलिए क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपने आप तैयार करना इनको। 24 फ्रेम को है, उसको हमें 30 सेकंड बनाना है, लेकिन वो 1 सेकंड में ही जाए, यानी मेरे को 6 एक्स्ट्रा फ्रेम चाहिए, ओके, ठीक है नहीं? तो 24 जाएगा 30। तो उन्होंने क्या किया, हर 4 फ्रेम के बाद एक चौथे फ्रेम को रिपीट किया। ओके, प्रिंट जब करते हैं ना, 1 2 3 4 प्रिंट किया, चौथे प्रिंट को पांचवा नया फ्रेम होना चाहिए, नहीं, उसको चौथे को दोबारा किया, फिर 5 6 7 8, आठवें को दोबारा, तो इस तरीके से उनका 1 सेकंड के अंदर का 24 के अंदर 30 फ्रेम आ गया। एंड दैट्स हाउ एनटीएससी ने इतने साल तक उन लोगों को वर्कआउट किया है। फिर बाद में क्या हुआ था, उन लोगों को ये जो, जब इन लोग टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करने लगे, उन्होंने देखा कि साउंड में गड़बड़ आ रहा है। 30 फ्रेम्स में थोड़ा सा साउंड के उनके जो डिफरेंस वगैरह होने लगे थे, क्योंकि जितने भी बैंड होते, बहुत सारे लोगों को, जैसे हमारे यहाँ पे भी स्कैम नहीं होता कुछ कुछ सालों पहले, तो वो बैंड सबको यूज करना पड़ता है, जो फ्रीक्वेंसी वो तो और बढ़ नहीं सकता ना, जितना भी जो रेडियो वेव्स जो भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जितना भगवान ने बना के दिया, उतने के अंदर ही सबको समेटना है। तो उन्होंने क्या किया, बोले वो कौन, क्योंकि एयरफोर्स का भी है, आर्मी का भी है, नेवी का भी है, सैटेलाइट कनेक्शन है, ये है वो है, सभी को उसी को बात के उसी के ऊपर होना चाहिए, जिससे फिर भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग 30 के जगह पे इसको हम लोग थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को कम कर ले, 29.98 कर लिया फ्रेम्स पर सेकेंड। तो उन्होंने देखा कि साउंड भी अच्छा हो गया और उनका चलता रहा। लेकिन अगर ये पूछे, ये आपको अगर पूछे कि विच वन इज बेटर सिस्टम, पाल और एनटीएससी, सपाल, विच इज अ बेटर सिस्टम? सपाल, सॉरी, पाल। PAL is any time better. But why US is still in PAL? And Canada and Japan, they are all still, sorry, in NTSC. वो लोग अभी भी NTSC में, पाल तो अच्छा है, उन्हीं लोगों ने निकाले, लेकिन फिर भी वो लोग पाल को यूज नहीं कर रहे हैं, वो लोग NTSC यूज कर रहे हैं, क्यों बताएं? 60 हर्ट्ज का वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं हुआ होगा। नहीं, आज तो वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दैट हैज बीन सॉल्वड, यू नो हाउ दे हैव सॉल्वड, आई विल टेल यू वन थिंग। आज इलेक्ट्रॉनिक के जो सिग्नल को चेंज करना, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, बाएं हाथ का खेल है, आपके कैमरा के अंदर हो रहा है। देखिए, कैमरा में भी जो आपका जो बैटरी तो डीसी है, लेकिन उसको जो बाद में उसको कन्वर्ट वो लोग करते हैं, वो टेक्नोलॉजी जैसे आईसीज वगैरह का आने के बाद ये चेंज करना कोई कोई दिक्कत ही नहीं, आप ये कैमरा के अंदर ही हो जाता सारा कुछ, जो खेला जो सेकंड पे वो लोग कर लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, एंड फॉर देम इट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट येट वो लोग अभी भी एनटीसी में क्यों चिपके हैं? यस, किसी का फोन बज रहा है। बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, बिकॉज आई थिंक ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग सब। हाँ, तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या दिक्कत आएगा? देखिए, जो अगर आपके हाँ, बोलो 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 बोलो, कम आउट कम आउट कम आउट, एक्सप्लेन करो। नो यू आर कमिंग आउट भरत, आप भी जुड़ जाओ। इन चीजों को पढ़, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इनको ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आई विश वी हैड मोर टाइम। अच्छा, तो इसमें क्या है कि अगर आपका सिस्टम ब्रॉडकास्ट में सैटेलाइट, अगर ट्रांसपॉन्डर्स वगैरह सभी आपका एनटीसी होगा, तो आपने बोला कि हम इसको चेंज कर ले, तो आपने एक सैटेलाइट और ट्रांसपॉन्डर्स और ट्रांसमिटर आपने तो चेंज कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दोस बिलियंस ऑफ सेट्स जो कि ऑलरेडी लोग यूजर्स जो है, उनको भी चेंज करना पड़ेगा ना। आपको याद होगा, शायद आप लोग छोटे थे, पिछले कुछ 8-10 साल पहले, मतलब जितने भी ये बंद कर दिया गया था, सिर्फ इट ओनली इट विल बी एचडी ट्रांसमिशन एंड थिंग्स लाइक दैट। जब नॉर्मल स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हटके हाई डेफिनेशन पे आए, एचडी पे आए, तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई थी, सारे टीवी चैनल वाले नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू जा रहा था, क्योंकि हर एक को घर में भी चेंज करना पड़ेगा ना। स्टार्टिंग में दिस एचडी टीवीज वर क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी है ही नहीं। The technology has become so cheap that everybody can afford that and all. लेकिन अभी उतने बिलियंस ऑफ उसको अगर चेंज करना होगा, उसी वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सेम तरीका है, मतलब दैट इज द रीजन, अदरवाइज कोई नहीं, बट दे माइट आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो वो लोग बेचारे उसी के अंदर वो लोग ट्राई करते हैं। और आई विल टेल यू वन थिंग, मतलब हम लोगों ने वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम, बट टुडे यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। तो शुरुआत के दौर पे हम लोग फाल में 82-83 की मैं बात करें, 82 में इंडिया में कलर आया था। व्हेन डिड कलर कम टू इंडिया इन टेलीविजन? दे माइट आस्क यू दिस, दिस वाज
ड्यूरिंग एशियाड 1982। ओके। एशियाड में उन लोगों ने ट्रांसलेशन किया। जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, इन लोगों ने काफी अपग्रेड भी किए थे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में दे केम इन 1982। तो दिस इज व्हाट इज द मेन थिंग। और बाद में चल के फिर क्या हुआ कि हाई बैंड आया, सीसीडी कैमरास आए, चार्ज कपल डिवाइस कैमरा। उससे पहले ट्यूब कैमरास होती थी। देन द सीसीडी के बाद आया सीमॉस आया। और अभी रिसर्च चल रहा है कि फीवॉन और सम व्हिच एवर इट इज, इट माइट टेक ओवर। देयर माइट बी आल्सो कैमरास व्हिच विल हैव नो लेंसेज एट ऑल। दैट इज इन द ड्राइंग बोर्ड एट द मोमेंट। तो मतलब शायद या तो हो सकता है। तो रिसर्च को तो कोर्स किस डायरेक्शन में चला जाए यू डोंट नो। देन केम हाई बैंड के बाद आया बीटा, आया बीटा के बाद डिजिटल बीटा आया, एंड देन द डिजिटल टेक्नोलॉजी टुक ओवर वर्चुअली एंड ऑल। तो जैसे सोनी वन ऑफ द लीड, अच्छा आए तो बहुत सारे कंपनीज थे, मतलब एक नहीं दो नहीं। सोनी का जो सिने अल्ट्रा था, they were the ones which started giving competition to 16 जो सेलुलॉइड का होता था। क्योंकि 16 को अक्सर यूज किया जाता था, मोस्टली टेलीविजन में यूज किया जाता था। टेलीविजन वाले क्या करते थे वर्ल्ड वाइड, वो लोग कोई भी फिल्म अगर दिखाना है, वो लोग अपना जो शूट, क्योंकि स्टार्टिंग में एडिटिंग नहीं हो सकता था, उनको कट करके नहीं ले सकते थे, एंड दैट इज हाउ द जूम लेंस वाज बोर्न एक्चुअली, कि भैया एक ही शॉट चल रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला भैया तो I'm sorry, this the neighbors वो उसको थोड़ा आपको हो जाए, अभी चले जाएगी वो। तो तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि यार कम से कम, अच्छा उन्होंने क्या किया, ट्रॉली के ऊपर, डॉली के ऊपर, उसको डॉली बोलते थे, आपने देखा होगा, व्हील्स लगे उसमें लेके कैमरा के यू मोड़ते थे, और शुरू हुआ और खत्म हुआ तक कोई कट नहीं लगता था, ये कट कर नहीं सकते थे। तो स्टूडियो के अंदर यही चलता था प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्या किया, वो लोग बोले नहीं यार ये प्रोग्राम दिखा नहीं सकते। तो बोला अच्छा ठीक है यार, तुम ऐसा करो सेलुलॉइड में शूट करो और उसको तुम प्रोग्राम करके दिखाओ, जो अच्छे थोड़ी महंगे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह होते हैं, तो उसमें उसी तरीके से देखा था न्यूज रील। तो उन्होंने 35 में शूट करना बड़ा महंगा हो रहा है, तो उन्होंने 16 को बहुत उन्होंने प्रोपोगेट किया आगे। तो 16 सस्ता पड़ता था, 16 एडिटिंग ठकाठक करके, तो हर स्टूडियो में 16 की फैसिलिटी होती थी। वो लोग जो भी 16 शूट करो और एडिट करो, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता था, और ऑनलाइन ट्रांसलेशन नहीं हो पाता था कि हाथों हाथ ट्रांसलेशन हो गया है, क्योंकि एडिटिंग ही नहीं था, तो ऑनलाइन एडिटिंग की तो फैसिलिटी था ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने ऑप्टिकल वेरिएशन लाने के लिए कम से कम एक जूम लेंस का मतलब पैदा हुआ, मतलब जूम। हालांकि ये गरीबों का ट्रॉली माना जाता है, गरीबों का पुअर मैन्स ट्रॉली, पुअर मैन्स डॉली जूम, बट अल्टीमेटली दिस हैज बीन अब्यूज्ड। When if you're a good film director, I rarely use zoom and all. If I have a choice between block lens and zoom lens, I always prefer block lens. Most of the director, Mani Ratnam की फिल्में आप लोग देखते हैं? यस सर। Which one you have seen it? दिल से। Hello, welcome back. Yes, sir. Bharat, Arnav, come back. Yes, Bharat is there. Arnav, come back. Yeah. तो यू नो व्हाट आई वाज टेलिंग, फिर इधर क्या हुआ कि आपके डेवलपमेंट में आ गया था इलेक्ट्रॉनिक जब एडवांस होने, आफ्टर दैट द डिजिटल टेक्नोलॉजी केम। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में अच्छा पहले तो इनको क्या होता था, ऑनलाइन अगर ट्रांसमिशन करना है सबसे पहले, और ऑनलाइन ट्रांसमिशन में एडिटिंग का पैदा हुआ। जैसे जिसको दो तरीके से पैदा हुआ, बिफोर द नॉन लीनियर एडिटिंग के, जो आप लोग करते हैं दिस आर नॉन लीनियर एडिटिंग, जो कंप्यूटर से करते थे। पहले क्या होता है, टेप में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर दो टेप को, एक टेप को दूसरे टेप में ट्रांसफर करते थे, दूसरे को उसमें करके मतलब क्या, लेकिन उसको फिर रीएडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता था। रीएडजस्टमेंट को जाने के लिए फिर पीछे पूरा उसको मिटा के करना पड़ता है, इट वॉज वेरी बहुत ही गड़बड़ वाला होता था, लेकिन कोई तरीका ही नहीं था। बट व्हेन दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी केम एंड द कंप्यूटर्स टुक ओवर, then the non-linear editing came in.
जहाँ से आप लोग इट इज सो इजी वर्चुअली, बेसिकली दिस एडिटिंग इज, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इतने उसके अंदर मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं कि मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते थे ऑप्टिकल्स में हम लोग जब करते थे। तो वर्चुअली इट इज वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस कि जो हम लोगों ने जो पुराने देखे थे सिस्टम में। लेकिन यू नो व्हाट हैज हैपेंड इज, दिस माइट बी आस्क्ड आप लोगों को, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपकी एडिटिंग में, चाहे वो एडोब प्रीमियर है, चाहे वो आपका एफसीपी है, और जो भी आने वाला है वॉट एवर इट इज, इसके आगे भी तो आएगा, दे गॉट द एंटायर, उनकी जो सॉफ्टवेयर को लोग जो राइट किया है, उसको जो टूल्स दे रखे हैं। आप लोगों ने एडिटिंग किया थोड़ा बहुत, इवन एमेचर एडिटिंग कुछ किया अपने थोड़ा कंप्यूटर में? सा। हाँ, तो आप देखेंगे वहां पे कुछ ना कुछ वो सारे टूल्स जो हम लोग जो कैंची से काटते फिल्म को, रियली काटते थे, स्पाइसर से काटते थे, जॉइन करते थे, आपके यहाँ पे देखिए वो सारी चीज वही लेके गया। तो ओनली थिंग इज आपको दोबारा उसको करेक्ट करने का मेथड होता था, हम लोगों को नहीं होता। अगर हमने अगर फिल्म को काटा है वहां पे, तो हमारा कट वहीं का वही है, और उसको फिर उसको आगे एक्सटेंड करने में नाइट में अपने, अच्छा भैया आप क्या करें, इसको अगर दो फ्रेम जल्दी काट दिया, अभी अगर हम दो फ्रेम, हम फेंकते नहीं थे, पूरा घर भर के पूरा फ्रेम्स पड़े रहते थे, एंड यू हैव टू रिमेम्बर विच फ्रेम इज देयर। या तो आप टाइम कोड में की करते हो और आपका वो फ्रेम वहां पे ठकाक से आ जाता है, मतलब 2 सेकंड। इधर जरा ढूंढना पड़ता है दंजी की तरह, सर इधर से गले में लटका है, उधर से गले लटके, यहाँ पे बिन से लटका है, सारे फिल्में लटक रहे। इफ यू गो टू एडिटिंग रूम पुराने का, तो हो सकता है वहां पे एफटीआई में आपने एडमिशन हो जाता, आपको देखने मिले एक आध दो आर्काइव टाइप के बना के रखे होंगे, तो वहां पे आपको देखेंगे। तो एक फ्रेम में बढ़ाना होगा तो उसको हम लोग को लिटरली छील के उसके अंदर सीमेंट लगा के उसको जोड़ के इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दैट हैज बिकम अ बिग एडवांटेज टुडे, विद नॉन लीनियर एडिटिंग। लेकिन एडिटिंग ये नहीं है नॉन लीनियर एडिटिंग, ये तो टूल है वेर यू विल कट इट। इस शॉट को कितने लेंथ तक रखेंगे, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू प्रोलॉन्ग दिस शॉट, इसको कहीं से बीच में नहीं कर सकते, उसका एक ग्रामर होता है, उस ग्रामर को फॉलो करें। दैट इज नॉट देयर इन द कंप्यूटर, वो तो आप ही के यहाँ पे है, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी टॉट इन एडिटिंग। अगर आप डायरेक्टर को एडिटिंग मालूम होना चाहिए, इफ यू आर गोइंग टू बिकम डायरेक्टर, पहले आप एडिटिंग सीख लो। एडिटिंग सीखने का मतलब नहीं है मशीन चलाना सीख लो, मशीन चला तो मेरे ख्याल से आज कंप्यूटर चलाना मतलब एवरी एवरी सारे बच्चों को आता है आज। सारे बच्चों को 8वीं 9वीं में आप आ गए तो आपको चलाना था, आपके मोबाइल के अंदर भी टूल्स है। लेकिन कहाँ पे कट करें, किस पॉइंट पे कट करें, या इस पॉइंट पे है ही नहीं, तो उस शूटिंग करते समय आपको वो पॉइंट बना लेनी पड़ेगी, उसके बारे में सोच लेना भाई इस शॉट के अंदर किस तरीके से हम जोड़ेंगे। एक सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए आपने मेरा शॉट लिया, ठीक है, आपने मेरा ये शॉट लिया, ये कि मैंने ये है, आपने ये कट कर दी, ठीक है, यू कट दिस शॉट, उसके बाद आपने शॉट लिया ये, नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? सडनली दिस कंटिन्यूटी इज गॉन। पहले वाले शॉट में यहाँ पे आपका खत्म हुआ, आपका मोबाइल है, और नेक्स्ट वाले शॉट में मोबाइल नहीं है, तो सडनली दिस इज जंप अप फ्रॉम देयर, एक अजीब सा झटका लगेगा। तो ये तो एक बहुत छोटा सा, मैं आपने ये बात कहा जो कि मतलब इससे बहुत सारे वो रहेंगे, ग्रामर जो रहेगा, जो व्याकरण जो है, तो ग्रामर वो आपको सिखाएंगे। तो एडिटिंग में बेसिकली 2 चीज आपको सीखना पड़ेगा वहां जाके, जब आप यहाँ पर भी आप सीखे कैसे भी करके सीखें, तो उसमें एक है द फिल्म जो है इज बेसिकली लैंग्वेज, विजुअल का लैंग्वेज है। और जो भी भाषा होता है, चाहे हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो हम लोग भाषा के नियम होगा, हिंदी में बात कर रहे थे हिंदी के नियम होंगे, और किसी भी भाषा के नियम को व्याकरण बोला जाता है, ग्रामर। एनी रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। तो अगर जैसे अंग्रेजी में अगर हम बोले स्कूल गो टू, आई आई स्कूल गो टू, या आई डज नॉट लाइक इट, यू आर स्माइलिंग, क्योंकि आपको समझ में तो आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये कुछ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो ये तो लैंग्वेज की रूल्स को हम लोग अगर फॉलो करते हुए हम लोग चले तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अभी जो विजुअल कम्युनिकेशन है, बेसिकली सिनेमा इज विजुअल कम्युनिकेशन, अगर इसको हम कम्युनिकेट करने जाए तो हमको विजुअल्स के लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप सीखेंगे क्या वहां पे? फिल्म लैंग्वेज एंड द रूल्स ऑफ फिल्म लैंग्वेज, दैट इज द फिल्म ग्रामर।
So, when you are doing all these things, so that is what is all about editing. That is editing, and they will be teaching you this editing. So let me come back to the technical thing again. तो फिर जब डिजिटल आई इधर, तो उन लोगों ने ये देखा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में इक्विपमेंट बिकेम वेरी स्मार्ट, मतलब इक्विपमेंट के अंदर चेंजेस बिकेम वेरी स्मार्ट. आप देखें ना, सेलफोन के अंदर ही आप फ्रेम रेट सब चीज चेंज कर रहे हो. आईफोन तक भी जाने की जरूरत नहीं है. एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे फोन है जिसमें मतलब बहुत सारे कुछ चीज, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव नाउ दैट द प्राइस आल्सो हैज कम डाउन सो मच. तो क्या है कि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी फैसिलिटी आई है. तो डिजिटल, व्हेन द डिजिटल टेक्नोलॉजी केम, डिजिटल बीटा के बाद देन केम ऑल दिस. एक कंपनी आई थी, बट दैट इज नॉट अ नंबर, दैट वाज रेड. And initially, Red was not at all successful. They had all the problems which a computer has. So then, basically, all electronic equipment today, camera ho, चाहे sound हो, they are all computers. और पूरा ही मतलब आपके जैसे, और इधर रेड के बाद आया इनका एलेक्सा, दैट इज एरी कंपनी का जो एलेक्सा, लार्ज फॉर्मेट वगैरह. इसका तो कोई एड नहीं है, तो चलता ही चलेगा, ये सब आते चलेंगे. एंड थिंग्स आर बिकमिंग मच चीपर. सेलुलॉइड वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. तो बट ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये बहुत सस्ता हो गया, मच मोर चीपर एंड थिंग्स लाइक दैट एंड ऑल. तो ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में इस एक लाइन में तो इधर पढ़ेंगे, सेंसर के बारे में पढ़ेंगे. अब ये जैसे 1K क्या होता है, 2K क्या होता है, 4K क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं. अब जैसे मान लो कि चलो एक क्वेश्चन मैं ही पूछता आपको, दिस दे कैन आस्क यू, इवन इन रिटन दे कैन आस्क यू, ये 1K 2K क्या होता है. देखिए रिजोल्यूशन. हाँ, रिजोल्यूशन इन हॉरिजॉन्टल एक्सल लाइन, हाँ. हॉरिजॉन्टल एक्सल में कितना है. 1K इज बेसिकली 1024, तो उसको 1K बोलते हैं. 1K मतलब 1000, लेकिन एक्चुअली 1024 होता है. ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले कि अगर आप बैठे हैं मल्टीप्लेक्स में, बैठे हैं जो एवरेज मल्टीप्लेक्स है, वहां पे ह्यूमन आई को कितना रिजोल्यूशन मिनिमम दरकार होती है. एक अच्छे से आप पिक्चर को देख सके, एक एवरेज डिजिटल जो मल्टीप्लेक्स होता है, उसमें एक्चुअली ह्यूमन आई जो है ना 2K के ऊपर रिजॉल्व नहीं कर सकता. आप चाहे 4K भी दे दो, आपको वो 2K के जैसे दिए. आप अगर 6K भी हाँ, अगर हॉल आपने बड़ा किया तो ठीक है, 4K में आपका फायदा हो जाएगा. लेकिन अगर वो एवरेज साइज है तो उसमें 2K ही रहेगा. लेकिन वाई दे मेकिंग कैमराज और 4K 6K 8K एंड थिंग्स लाइक दैट, वाई? ये क्वेश्चन पूछ सकते थे. सी है, होता क्या है कि जब आदमी का शूट कर रहा है, आपने अगर मान लिया मेरा आपने लॉन्ग शॉट ले लिया, समथिंग यू हैव टेकन, सॉरी आई कांट गो मच फार ऑफ फ्रॉम इन दिस रूम. आपने ये शॉट आपने ले लिया. अभी इसी शॉट का आपने बोला कि चलो यार, इसको हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में आपने बोला कि मैं इसको एक इतना क्लोजअप बना लेता हूँ. शूटिंग तो आपका जो होना था वो हो चुका है. किशन बाबू, वेलकम. अच्छा, तो ये जैसे ही आप जूम करोगे तो आपने देखा कि पिक्सलाइट हो जाता है. हो जाता है कि नहीं. आपने पिक्चर लिया और फिर आपने जूम करके क्लोजअप बनाने का, यार तो पिक्सलाइट हो गया. लेकिन अगर वो तो 2K में शूट किया, 2K को दिखाने के लिए उसको आपने जूम कर लिया तो पिक्सलाइट होगा. लेकिन अगर आपने 4K या 6K में शूट किया, आपने ओपन शॉट्स ले लिए, बहुत सारे लूज ले लिए, वहां पे जाकर उसको मॉडिफाई कर लो, क्लोजअप कर लो, ये कर लो वो. एंड दैट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर एडवांटेजेस. कलर मैनिपुलेशन से लेके उसके थोड़ा VFX वगैरह, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डालने डुलने में आपका कोई पिक्सल लॉसेस नहीं होंगे, रिजोल्यूशन लॉस नहीं होगा, कलर लॉस नहीं होंगे. मतलब होगा भी तो मिनिमम होगी, ह्यूमन आई नहीं करे. एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई दे आर डूइंग दैट. लेकिन अगर एवरेज मल्टीप्लेक्स में 2K के ऊपर आप नहीं कर सकते, मतलब जरूरत नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन आई उसको परसीव ही नहीं करेगा. अगर साउंड में वैसे आपने अगर आपने कभी ट्रांसफर किया किसी उसमें
वेव फॉर्म से लेके, कभी आपने जब इसको अपने MP3 में आपने ट्रांसफर किया, तो वो आपको पूछता है ये कितने में करोगे, 128 में करोगे, 256 में करोगे? हैव यू ट्राइड आउट दैट वन, एनी वन ऑफ यू? तो बिट रेट आता है, बिट रेट पूछता है। आप एक चीज नोट करोगे, अगर इस चीज के एक्सपेरिमेंट को कभी आप बाद में कर लेना घर में, व्हेन यू हैव गॉट टाइम। अब एक अच्छा सा कोई साउंड का आपके, जिसमें आपके क्वाइट हाई के में आपके पास उसका आपके पास MP3 है, उसको आप उसको ट्रांसफर करो करके, आप उसको 256 में करो, और उसी 256 को 128 में करो, और फिर 128 को आप 64 पिक्चर में करो। आप देखोगे 128 और 256 में शायद एक बाल का डिफरेंस भी आपको पकड़ने में मुश्किल हो रहा, और उसके नीचे जाओगे तो पकड़ में आता है। यानी ह्यूमन एक लिमिट होती है ना, जो डिफरेंस को पता करने के लिए। सिमिलरली सेम थिंग इज देयर, ये अगर ऑरल परसेप्शन में ये प्रॉब्लम है, तो सिमिलरली उसमें भी है। तो दिस इज हाउ द होल, इसके बारे में पढ़ लेना, थोड़ा लेंसेज के बारे में पढ़ लेना। किशोर, यू आर गोइंग फॉर सिनेमेटोग्राफी ना, कल बताया था शायद सिनेमेटोग्राफी का जो भी आता है, जब इसको पढ़ लेना कि लेंसेज जो ऑप्टिक्स वगैरह उसके ना, थोड़े से उसके पढ़ लेना, ये एपेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। अच्छा, फिर कैमरा के अंदर सेंसर, आईओ, व्हाट आर द एक्सपोजर फैक्टर्स, एक्सपोजर। ISO, aperture, शटर स्पीड shutter एंड अपर्चर। अच्छा, और तो पूछेंगे भाई ये चारों क्या क्या रोल प्ले करते हैं, वो पूछेंगे। चारों का अपना, देखिए देखा जाए तो एक हद तक जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट को क्वांटिफाई वही करते, चारों ही करते थोड़े बहुत, है ना। तीनों तो करते हैं, और ये सेंसर जो है सेंसिटिविटी, जिसको ISO में आप लोग मापते हैं, उसको क्या करते ही है। लेकिन अभी चक्कर क्या है कि हर एक अपना अपना रोल अलग प्ले करता है। जैसे कि एपेचर जो है, जो क्वांटिटी ऑफ लाइट को तो प्ले कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो डेप्थ ऑफ फील्ड को भी कंट्रोल करता है। एपेचर तो डेप्थ ऑफ फील्ड, किस हिसाब से एपेचर के साथ रिलेशनशिप ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड, उसको पढ़ो। फिर इधर आपका शटर स्पीड, शटर स्पीड का नॉर्मल देखा गया है। दे माइट आस्क यू दिस, स्टिल फोटोग्राफी में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सपोज स्टिल में एक ना फुल फॉर्मेट जो फ्रेम है, एक बेसिक थंब रूल है शटर स्पीड का, व्हाट इज दैट? So double the speed of frame rate. If I'm shooting on 124, ये 25 FPS, तो 1/50 would be my shutter speed. द बेसिक रूल इज स्लाइटली डिफरेंट। द बेसिक रूल जो बहुत ही सिंपल रूल है, कि अगर आप फुल फॉर्मेट जो उसको ले रहे हैं, सेंसर आपका है, या जो अपना जो सेल्यूट के जो हमारा पहले होता है, तो उसमें आपका 50 mm का लेंस यूज कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 1/50 सेकेंड रखना पड़ेगा। अगर अपना 100 mm का लेंस करके थोड़े टेली चले गए, तो आपका शेक्स को रिड्यूस करने के लिए आपको 1/100 आना पड़ेगा। आपने अगर 500 mm का यूज कर रहे हैं, टेली स्पोर्ट्स वर्स में यूज करते हैं, तो उसको मिनिमम अगर ट्राइपॉड पे यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोशन का अरेस्ट करने के लिए 1/500 लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक थंब रूल, दिस इज द सिंपलेस्ट थंब रूल शटर स्पीड के साथ। तो देखो, शटर भी एक अपना मोशन का जो ब्लरिंग को अफेक्ट कर रहा है, शटर स्पीड जो है। ठीक है, तीसरा हो गया क्वांटिटी ऑफ लाइट। अब भाई दिन के समय तो आप अच्छा, लाइट के यूनिट्स पूछेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट सोर्स इज ल्यूमेन, और सरफेस ब्राइटनेस जो है इल्यूमिनेंस, दैट इज फुट कैंडल या लक्स। पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत? इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आता ही है, मैंने देखा है। तो एपर्चर का रिलेशनशिप डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ कैसा है, ठीक है, वो जो उसका जो फिजिक्स का जो इक्वेशन दे रखा उसको भूलो, लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मोटा याद रख लो कि टेली में है तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगा या कम होगा, लॉन्ग Depth of फोकल। field, depth of field, shallow depth of field होगा, जितना ज्यादा long होगा। होगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और ये भी पूछ लेंगे, अच्छा यार ये बताओ कि डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? तो डिपेंड करता है हम कैसे शूट कर रहे हैं। यस, जैसे कि मान लो कि भाई हम अर्नब की शॉट ले रहे हैं, और पीछे कोई दूसरे लोग, हम पार्क में शूट कर रहे हैं, पीछे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम ऐसा डेप्थ ऑफ फील्ड को हम लोग कम
कर लेते हैं कि पीछे लोग आदमी खड़ा है वो मालूम ही नहीं चलता है। अच्छा, नॉट ओनली दिस, कई बार आर्टिस्टिकली लगता है कि इसको एकदम अलग कर लें तो कैरेक्टर अलग निकल के आ जाएगा, पीछे का वो नहीं होगा, कई बार जरूरत होती है पीछे। तो डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करने के लिए डेप्थ ऑफ फील्ड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? अपर्चर, फोकल लेंथ, मेन दो ये होते हैं। एपर्चर, फोकल लेंथ एंड द सब्जेक्ट डिस्टेंस आल्सो। हाँ, सब्जेक्ट डिस्टेंस ऑल्सो। और चौथा है दैट इज वो जो हम सेंसर लोग अभी साइज। बात, चौथा है, सॉरी, सेंसर साइज। नहीं चौथा नहीं, चौथा जो है उसके ऊपर जनरली स्कूल में ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता, फोटोग्राफिक स्कूल में, लेकिन थोड़ा जान के रखना चाहिए। दैट इज सर्किल ऑफ कंफ्यूजन, कि वो जो डिसाइड करते हैं कि सिनेमा हॉल में देखेंगे कि मैक्सिमम कितना 2K चाहिए, 4K चाहिए, कितना एक्सेप्टेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है सर्किल ऑफ कंफ्यूजन, यू नो दैट इज दैट। but they don't ask, they will not ask you about circle of confusion because that is a little bit of physics उसमें। अच्छा, ये एक क्वेश्चन वो आपको ये पूछ सकते हैं रिटर्न में भी कि बता भैया डिजिटल कैमरास का क्वालिटी किन किन चीजों के ऊपर निर्भर है? डिजिटल जो कैमरा, इसको जल्दी जल्दी बोलो, झटपट बताओ, सो दैट बिकॉज़ नाउ द टाइम इज, अभी अभी ये फिर से ये बंद होने लगेगा। तो The चलो मैं ही quality बता, of the lenses, the क्वालिटी ऑफ लेंस, lenses, ऑप्टिक्स, optics, and sir, फिर the processor in the camera. वहां पे नहीं मिलेगा, गूगल देवता नहीं मिलेगा बगल में सर बैठ नहीं के। नहीं, the processor. यार कोई बात नहीं, तू खुद ही गूगल देवता बन जा। अच्छा, नाउ द थिंग इज, यू नो, इट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसर, द नंबर ऑफ पिक्सेल्स, दैट इज जो मेगापिक्सल मेगापिक्सल, एंड द क्वालिटी ऑफ पिक्सल इटसेल्फ, एंड जो भी आप जो यूज कर रहे हो, आपके जो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर की खुद की क्षमता, बस यही है। और इतना भी बोलते हो तो आपको एक्चुअली 100 मिल जाना चाहिए, फिर बाकी का तो वो है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, नाउ यू गो अबाउट साउंड में भी घुस जाओ। साउंड के बारे में थोड़ा तो आपको सबको इंटरेस्ट होना पड़ेगा। आजकल आप देख लो कि कैमरामैन है तो कैमरामैन को ही साउंड रिकॉर्ड करना पड़ता है कई जगह पे। जैसे मान लो कि मतलब वो लोग छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज में, फिर जैसे न्यूज में, पहले तो एक साउंड रिकॉर्डर अपना टेप रिकॉर्डर नागरा लेके अलग बैठा रहता था, लेकिन आज की तारीख में कैमरामैन को काफी, क्योंकि साउंड की कंट्रोल्स बहुत से आपके सारे कैमरास के अंदर होते हैं। एंट्री लेवल डिजिटल कैमरास जो है उसमें भी है आपके, एकदम एंट्री लेवल में। तो साउंड में भी थोड़ा पढ़ लो। जैसे कि अच्छा, एक क्वेश्चन चलो साउंड में पूछते हैं, ये जो नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा नी से, ये बेसिकली क्या है? और ऑक्टेव्स क्या है बेसिकली? इसके ऊपर थोड़ा पढ़ लो। तो मैं मोटे तरीके से एकदम झटपट बता रहा हूं कि दीज आर बेसिकली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल। एक नोट दूसरे नोट से फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड, अलग 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 होता है, यही तो होता है ना? हाँ भरत, आज एकदम तू चुप बैठा है बाबा। नहीं नहीं, लिख रहा हो कुछ। सुन रहा है? नो भरत, रियली वंडरफुल। क्या है कि इनके फ्रीक्वेंसीज अलग होते हैं और हर एक के अलग अलग होते हैं। तो अगर मान लो टेक्निकल आपने वायलिन को आपने बोला कि मैं 1K में बजाऊं, और आपने बोला कि सेम फ्रीक्वेंसी में आपने गिटार को भी बजाया, तो कायदे से दोनों सेम सुनने में आना चाहिए। गिटार और कौन सा? वायलिन, कोई भी दूसरा वाद्य यंत्र ले लो, वायलिन ले लो, गिटार ले लो, चाहे संतूर ले लो, चाहे मैंडोलिन ले लो, अपने चारों को आपने एक ही फ्रीक्वेंसी में बजाया, तो चारों फिर भी अलग अलग क्यों सुनाई देते हैं? चारों तो सेम सुनाई देना चाहिए। क्वालिटी ऑफ वॉइस अलग होता है उनका। क्वालिटी बोले तो, हाँ, सर साउंड का जो मतलब नेचर जल्दी ऑफ साउंड बोल। अलग है। आंसर सही है, लेकिन वो क्वालिटी क्या है? सी, आई टेल यू, आई हैव दैट थिंग। अभी खत्म होने वाला। अभी क्या है कि जो साउंड वेव होता है ना, ये साउंड वेव, अच्छा अभी देखो, ये शार्प है, ये राउंडिश है, इसको टिम्बर बोलते हैं, टोनल वैल्यू। तो ये जो साउंड वेव का जो शेप होता है, देखो ये राउंडिश है थोड़ा सा, ये और ये फर्क है ना। तो इन शार्प मैं अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसमें दिखाई देगा, आई डोंट नो, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट।
वो तेरी, मोटा पेन होता तो हो जाता है। आई डोंट नो वेयर इज मोटा पेन रखा। चलो मैं ड्रॉ करता, आपकी नसीब अगर आपको दिखाई देती है तो। आपको दो वेव्स दिखाई दे रहे हैं? यस सर। दोनों, एक हो सकता है शार्प वाला सितारा हो, एक हो सकता है संतूर हो, या एक हो, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही है, नहीं कि वेवलेंथ सेम है दोनों की, ठीक है ना? तो द शेप ऑफ द वेव आल्सो डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ साउंड। जिसको आप बोल रहे थे ना क्वालिटी के बारे में, इट इज दैट थिंग एंड शेप। तो इनके बारे में थोड़ा आपको आपको इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा साउंड का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और आपको पूछ सकते हैं कि कितने तरीके के साउंड ट्रैक्स होते हैं। आज तो कैमरा में ही रिकॉर्ड हो रहा है आपका साउंड भी। पहले अलग अलग, पहले एकदम शुरुआत के दौर में कैमरा के में ही रिकॉर्ड होता था सिल्वर फिल्म में। एकदम शुरुआत का जो साउंड ट्रैक होता था उसको वेरिएबल डेंसिटी साउंड ट्रैक बोलते थे। फिर उसके बाद आया वेरिएबल एरिया साउंड ट्रैक आया। तो टिल द एंड इट्स बी वेरिएबल एरिया साउंड ट्रैक। तो इनके ये ट्रैक के बारे में हिस्ट्री थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है, जो इंटरव्यू लेने वाला या जो पेपर सेट कर रहा है वो खुद ही साउंड के बैकग्राउंड से आया, या साउंड से बहुत उसको लगाव है। जैसे हर एक को होता है, लाइक दो आई स्पेशलाइज इन सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन, हम लोग होता है इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो हम लोग को सारी चीज पढ़ा जाता था। मैं साउंड में बहुत इंटरेस्ट लेता था। हो सकता है कि मैं पेपर बना तो दो क्वेश्चन में पेपर साउंड का भी डाल दूं। यू नेवर नो हु इज मेकिंग योर पेपर ना। तो आप कायदे से तो प्रिंसिपल यही है एफटीआई में कि ये जितने भी चारों पांच जो डिसिप्लिन मेन जो है फंडामेंटल पिलर्स जो है सिनेमा की, उनके बारे में उनके क्वेश्चन पूछे। कल हम लोगों ने स्क्रीन प्ले वगैरह थोड़ा बहुत टच किया था, स्टोरी राइटिंग टच किया। आपने भरत ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, इट्स क्वाइट अ गुड वन। लेकिन वो एक दिन में नहीं आएगा भरत, you will have to do that। अच्छा, मैं आप लोगों में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव जॉइंड, माय अपॉलॉजीज टू यू ऑल। कल ने एक स्लिप हो गया था मेरे से। मैं वासदा के एक एक्चुअली एक फिल्म बता रहा था, कनाल। कनाल का फिल्म को मैंने गलती से मैंने रोमान पोलिंस्की का बता दिया था। It is not Polanski. How can I do this error? I don't know myself because Vasta is very close to my heart। और ये फिल्म आप लोग वहाँ एफटीएफ में देखेंगे भी, हो सकता है स्टार्ट मैंने आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम में भी दिखा है। दिस इज द फिल्म I was talking about, Kanal। In my personal collection I have got this film, Kanal। You know, this is a Polish director called Andrzej Wajda। और इसे कनाल बहुत है। और पोलैंड जो रोमन पोलंस्की की जो फिल्म है, दो फिल्म बहुत मशहूर है, आप लोगों ने एक तो शायद देखा ही होगा। एक है नाइफ इन द वाटर, हैव यू सीन नाइफ इन द वाटर? एंड द अदर वन इज पियानिस्ट। पियानिस्ट पियानिस्ट। मैंने 15-20 साल पहले बनी थी। और नाइफ इन द वाटर वॉज 62 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो काफी लंबा था, ये काफी विवादित पर्सन भी है ये, इसकी जिंदगी निजी जिंदगी में भी काफी केस वेस चलते रहते थे। तो खैर दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, बट अच्छा फिल्म था। मतलब यू मस्ट सी पियानिस्ट। हो सकता है ये आपको पूछे, क्योंकि पियानिस्ट आप लोगों से बहुत पुराने का नहीं है, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे और काफी साल तक चल भी रहा था। तो दे कैन आस्क यू दिस, एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू। और टेक्निकल क्या लोग, हाँ तो हाँ लाइटिंग के बारे में थोड़ा, अच्छा लाइटिंग के बारे में पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं तो लाइट है ही है, तो लाइटिंग करने की जरूरत क्या है? आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम लोग सभी तो कहीं कहीं ना कहीं रोशनी में बैठे ही हैं। तो व्हाई यू हैव मोर लाइट्स टू डू दैट एंड ऑल? सर काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सर कंट्रोल्ड हो जाएगा, एनवायरनमेंट हमारा कंट्रोलर से कंट्रोल फायदा क्या रहेगा। होगा? सर मुझे कभी डे करना है, कंटिन्यूटी रहेगा लाइट का। कंटिन्यूटी रहेगा, कभी डे करना है कभी नाइट करना है, इफेक्ट डाल सकेंगे। वेरी हाँ गुड, सर। वेरी और गुड। फील टच सब हम अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, कैमरा पे कैसा लगेगा। Actually, you know what it is like, the kind of thing which I do actually practically. My school of lighting is basically traditional Hollywood school of lighting. That is the one which I do it. So what I do is, जब आप पेंटिंग करते हो ना, तो पेंटिंग क्या करते हो? डू यू पेंट? भरत, आप पेंटिंग वेंटिंग करते हो? स्केचिंग पेंटिंग, स्केचिंग या पेंटिंग करते हैं? नो आई कांट हियर यू, आपका वॉइस थ्रू नहीं हो रहा वहां से। मैं इसको हटा ही दूं क्या? हाँ, अभी आ रहा है।
देखो, चलो मैं ही बता रहा हूँ। जब हम लोग पेंटिंग करते हैं ना, एक ब्रश लेके हम लोग एरिया वाइज हर छोटे 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 एरिया को हम लोग पेंट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर डार्क टोन्स है, यहाँ पे लाइट टोन्स है, यहाँ पे एकदम लाइट है, यहाँ पे डार्क है, तो मतलब क्योंकि जो स्क्रीन होता है बेसिकली इट इज 2D, थर्ड डायमेंशन को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो स्केचिंग से पेंटिंग से हम लोग अलग अलग करते हैं। जो अच्छा कैमरामैन होता है, वो एम्बियंट लाइट के ऊपर नहीं डिपेंड करके स्टूडियो के अंदर इसलिए करता है कि हर एरिया को आप अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डार्क बनाना है, यहाँ पे लाइट बनाना है, पूरे शेड्स का आप करते हैं। जैसे पेंटिंग विद लाइट, फेस का शेप भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज शेप भी डिपेंड करता है लाइटिंग के टोनल वैल्यूज के ऊपर। तो इट इज बेसिकली पेंटिंग विद लाइट। तो अगर इफ यू डोंट हैव लाइट्स टू वर्क इट आउट और नॉट, सही आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने सही कहा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है जब खैर अभी इंटरव्यू के तो हम लोग बाद में करेंगे। माय प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। आप लोग बिल्कुल इसकी तैयारी में लग जाओ। और ये आप लोग का पहला अटेम्प्ट है? इज इट द फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर। ठीक है। अच्छा, भरत अगर आपने तैयारी किया तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका हो जाना चाहिए। और अर्नव, मैंने जैसे कल बताया था, कृष्णेंदु जैसे मैंने कल बताया था कि जीके को बहुत तगड़ा बना लो। क्योंकि जीके में अभी आपने किस में पॉइंट बनाया, वो तो उसका तो डिफरेंस बाद में नहीं करते ना। तो देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम निकाल सकते हो, मतलब स्कोर कर सकते हो, मकसद ये है कि आपको स्कोर करना है टोटल में भी। तो उन चीजें करो। और जीके भी जो करोगे, आर्ट रिलेटेड जो आपका जीके होगा, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, जो भी फॉर्म आपका आर्ट का दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि क्योंकि देखिए आप लोग जाके आगे बढ़ के, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीचर फिल्म ही बना है। तो वहां पर ये क्लासिकल वो भी वो लोग मद्देनजर वो लोग रखते हैं कि ये लोग जितनी भी तरह की हस्तकला है उसके बारे में नॉलेज आपके पास होना चाहिए। टेराकोटा क्या है, मधुबनी क्या है, देखिए एकदम कहाँ से कहाँ का आर्ट है। ये आर्ट अलग है, वो आर्ट अलग है, मतलब सब चले। लेकिन आपके लिए वो सारे आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। मतलब मुट्ठी में होना चाहिए नहीं कि मतलब आप उसको करके अरे आपको बनाने आना चाहिए, नो। एटलीस्ट उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, इसमें क्या है उसमें क्या है। ये म्यूजिक की नॉलेज का थोड़ा होना चाहिए। फिर थोड़ा हिस्ट्री जरूर चला जाना, एफटीआई की हिस्ट्री जरूर पढ़ लेना। रीड अबाउट ये लोग जितने भी ना, वी शांतराम, फिर गुरुदत्त। गुरुदत्त हालांकि एफटीआई में, हालांकि प्रभात स्टूडियो में उनकी स्ट्रगलिंग चलती थी, बट एफटीआई एंड देयर टीचर, द होल क्लैन ऑफ एफटीआई इज फैन फॉलोअर ऑफ गुरुदत्त। तो थोड़ा सा फिर वो उन चीजों को थोड़ा करना, मतलब ये नहीं करो कि आप भी उसी चीज को मानो, लेकिन उस चीज के ऊपर क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं तो आपको तो वहां से आंसर देना है ना। फिर प्रभात स्टूडियो को बनाने वाले जितने लोग थे उनमें अष्टविनायक, दामले, और बहुत सारे जो लोग थे, तो प्रभात स्टूडियो की हिस्ट्री को जरूर उसको थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि प्रभात स्टूडियो से ही उसका एफटीआई बना है, जिसकी छाप आपको वहां पर अभी भी मिलेंगे। मतलब रीड अबाउट दैट ए लिटिल बिट। फिर नेशनल फिल्म आर्काइव का फिल्म फेस्टिवल्स के ऊपर पढ़ लेना, बिकॉज इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। पहले भी था, इफी होता था हम लोगों का, लेकिन अभी आजकल इफी कहाँ होता है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इफी तो गोवा, हाँ, ये फिर गोवा में होता है, पहले कहाँ होता था? मेरे से मुंबई ही होता था शायद, इफ आई एम नहीं, नॉट रॉन्ग। पहले क्या होता है, एक साल दिल्ली में, अगले साल दिल्ली, अगले साल कलकत्ता, अगले साल फिर दिल्ली, फिर मद्रास, फिर दिल्ली, फिर बम्बई। इस तरीके से ना, एक साल तो हमेशा दिल्ली में होता ही था और बाकी होता था। लेकिन फिर बाद में इन लोगों ने, मेरा जहां तक ख्याल है, इसके जो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको भी कैंस के हिसाब से बनाया, छोटा मोटा कैंस बनाया जाए। तो ये भी उसी तरीके से है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इट्स नॉट दैट के द वर्ल्ड सिनेमा लवर्स दे टेक इट सीरियसली, इट्स नॉट दैट एंड ऑल। एंड कभी देखने का मौका मिले तो जरूर चले जाना। एंड इफ यू गेट एडमिशन इन एफटीआई, देन ऑटोमेटिकली ऑल द इयर्स यू आर इन एफटीआई, आप लोगों को डेलीगेट बना के भेजा जाता था। और नेगेटिव मार्किंग का तो मालूम ही है आप लोगों को कैसे वो लोग करेंगे।
सेंटर्स कहाँ है दिल्ली आप लोगों का? हर एक का आपका तो वहां होगा, पूना में होगा भरत का। हाँ हाँ हाँ, पूना में। अ, अर्नब आपका कहाँ पे है? तो दिल्ली, दिल्ली। और कृष्णेंदु आपका? कोलकाता। कोलकाता में। चित्रबानी। हाँ सर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। एंड थोड़ा रीजनल फिल्म्स के बारे में जरूर पढ़ लेना। नॉट ओनली सत्यजीत रे, मृणाल सेन एंड एक ऋत्विक घटक का जरूर पढ़ लेना। ही वाज अ प्रिंसिपल ऑफ एफटीआई आल्सो। तो ऋत्विक घटक का जो एक बहुत ही फेमस हिंदी फिल्म है दैट इज मधुमति, उसका स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है। ही रोट दैट। तो हो सकता है ऋतिक घटक। फिर रीड अबाउट वी शांतराम। वी शांतराम के बारे में जरूर पढ़ लेना। फिर एक्टर्स लाइक नीलू फुले वगैरह, जो इसको मालूम होगा, भरत को मालूम होगा, देवर हाँ हाँ। मराठी मराठी फिल्म्स के बहुत अच्छे एक्टर्स वगैरह होते थे। फिर अभी एक इनको मिला था म्यूजिक में, उनको फिल्म फेयर अवार्ड। वो एफटीआई में ही पढ़ाते थे म्यूजिक। भास्कर चंद्रवारकर। मतलब दीज काइंड ऑफ जितनी क्लासिकल एक्सपोनेंट्स हैं, रविशंकर, अल्लाह रखा, फिर अमजद अली, फिर कौन क्या में माहिर थे, और या माहिर है। फिर इनके बारे में थोड़ा ना मालूम आप लोग इसको पढ़िए, मतलब पढ़िए, और कम से कम इनके थोड़ी सी जनरल नॉलेज में एक सेंटेंस का एक क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आंसर आपके एक वर्ड हो या ऑप्शन दो, लेकिन नॉलेज तो आपको थोड़ा होना चाहिए ना, कि मतलब किसमें कैसे है। फिर इन लोगों की जो फिल्में थी, दो आंखें बारह हाथ, फिर इधर आपका महबूब खान की फिल्में, जैसे मदर इंडिया, जिस तरीके से कहते हैं, जिस तरह से रिसेंट टाइम की जो फिल्में जो हम लोगों की काफी मशहूर है, लगान ऑनवर्ड्स, जिसको कोशिश किया था ऑस्कर ऑस्कर में जाने के लिए, कई बार कई कई फिल्में आई, काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, मतलब जिनको भेजा था। फिर उधर आपका गौतम घोष का रिलेटेड है क्या किशकुंदू का? गौतम घोष इज हाँ फ्रॉम जी। एफटीआई। हाँ नहीं नहीं। घोष बाबू। तो गौतम घोष के बारे में पूछ लेना लोग, क्योंकि एफटीआई इज प्राउड ऑफ दीज एल्यूमिनी ना। फिर डेविड धवन वगैरह, फिर ये इसका राजू हिरानी वगैरह, ये लोग तो मेन स्ट्रीम पे है, तो इनके बारे में। फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट एक घोष बोल के थे, इधर हितेन घोष अपने एफटीआई के ही थे सीनियर, तो उन लोगों के बारे में जो पढ़ो। फिर साउंड साउंड के बारे में दो तीन बहुत और मशहूर लोग हुए हैं जो राजकमल में थे, कुलदीप सूद, दमन सूद, दे आर ऑल एक्स एफटीआई, लेकिन आज ये लोग कंट्रोल करते हैं पूरा इंडस्ट्री को। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। तो शायद आपको मिल जाएगा इनके बारे में नॉलेज की, मतलब फेमस एल्यूमिनी ऑफ एफटीआई। साउंड के दे दो, कैमरा के दे दो, एडिटिंग में एक बहुत मशहूर लेडी थी, शी एक्सपायर्ड विद कैंसर, रेनू सलूजा। शी वाज वेरी गुड इन एडिटिंग, तो एफटीआई इज वेरी प्राउड ऑफ हर। तो हो सकता है एक पूछ लिया आपने, इनके बारे में सुना है कहीं? आपने बोला कि आप किस में जानना चाहते हैं, अच्छा भाई इसके बारे में सुना है, तो पूछ लिया। तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं मालूम है तो ऐसे फिर भी जरूरी नहीं है कि मतलब आपको सीधा ही भगा देंगे, लेकिन होना जरूरी है कि उनसे उनको ये लगता है कि यार ठीक है, इसने जिस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा रिसर्च तो किया है, मतलब ऐसे नहीं है कि आके, क्योंकि एफटीआई के ना सीट्स कम होते हैं। अभी कितने सीट्स हैं? 11 11। 11। हमारे टाइम में 8 था, हमारे उसमें सिनेमेटोग्राफी में। एक्चुअली सिर्फ दो ही थी, डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी, और दूसरा था डायरेक्शन एंड एडिटिंग। तो हम लोग को डबल लीक करने पड़ते थे। एग्जाम कितने लोग देते हैं? सॉरी? एग्जाम कितने लोग देते हैं? एग्जाम हाँ, बहुत नंबर अराउंड बहुत सही 10,000। होता है। नहीं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो दिस घबराओ नहीं। अगर आपके पास मान लो कि 10 सीट है, तो आप मान के चलो 5 सीट है, प्रिपेयर उस हिसाब से करो। और कितने लोग एग्जाम देंगे यार? बहुत बेवकूफ लोग भी आएंगे, बहुत होशियार लोग भी आएंगे, दोनों टाइप के लोग आएंगे ना। तो उनको तो आप नहीं बोल सकते भाई तुम लोग आओ मत, सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ, तो वो नहीं कर सकते। हाईवे में जाते हो, कितनी गाड़ियां जाती है, उनको नहीं बोल सकते पा पा कर कितने भी हॉर्न बजाओ, तो हटेगा नहीं वहां से, सामने से बजा लो हॉर्न, आप तेज करके निकालो। तो सर सेम दिस हाईवे इज हाईली हाईली क्राउडेड, डरो सर मत। हम्म, हाँ बोलो। आपके हिसाब से इन शॉर्ट बता दीजिए कि आप फिल्म में के फिल्म अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या कैसे एनालिसिस करें, उसको कैसे फिल्म एनालिसिस को करें? एनालाइज करना है,
हाँ देखो कैमरा वर्क अच्छा है कि नहीं, साउंड वर्क अच्छा है कि नहीं, एक्टिंग अच्छा है कि नहीं, ये तो पूरी स्टोरी अच्छी की नहीं। सबसे पहले तो हाँ स्टोरी अच्छी की नहीं, दिल को छूने वाली है कि नहीं, या हाँ हाँ ऐसे ही हाँ फेंक कम फेंक है। तो बेसिकली यू आर डीलिंग विद ह्यूमन इमोशंस ना। मतलब हाँ हर हाँ हाँ सबसे पहला चीज तो स्टोरी है, स्टोरी अच्छी की नहीं, फिर उस स्टोरी के किस कायदे से दिखाया गया है। तो अच्छा उसने अपने विजुअल्स उसकी स्ट्रांग है कि नहीं, उसके हम्म, दिखाने की एडिटिंग उसकी स्ट्रांग है कि नहीं, एडिटिंग को स्ट्रांग है कि नहीं समझने के लिए आपको खुद को थोड़ी एडिटिंग आनी पड़ेगी। अच्छा फिर हम्म, सारी चीजें, मतलब आप देखोगे जब ऑस्कर मिलता है किसी फिल्म को, वो स्वीपिंग लेके जाता है, 6 के 6 ऑस्कर, 7 के 7 ऑस्कर, वो एक ही फिल्म लेके निकल के चला गया। हाँ क्योंकि वो उन लोगों लाइक ने सबने बिल्कुल। मिलके काम किया है, हर डिपार्टमेंट अच्छा हो गया, और उसमें क्रेडिट इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तुम डायरेक्टर है और वो तुम्हारा सिनेमाटोग्राफर है, लेकिन सिनेमाटोग्राफर से काम तो निकाला उस लेवल का ना। अब तुम देखो एक ही सिनेमाटोग्राफर इसके साथ बकवास काम कर रहा है, इसके साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्यों? उससे काम निकाल पाता है। तो यू हैव टू, तभी जाके क्या होता है कि एक्चुअली दिस वाज अ कंसेप्ट विच वाज डेवलप्ड इन हॉलीवुड लॉन्ग टाइम बैक। दे रियलाइज कि मैं सिर्फ डायरेक्टर बनने से काम नहीं चलेगा, मेरे को सिर्फ कैमरामैन बनने से काम नहीं, आई हैव टू बी अ मेकर। और मेकर को हर एक चीज को मालूम होना चाहिए। तो दैट इज हाउ दे इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड कोर्स, जो ज्यादा दिन अनफॉर्चुनेटली बिकम सो एक्सपेंसिव फॉर गवर्नमेंट के दे डिडंट रन फॉर लॉन्ग। वी वर लकी कि हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स में से, हम लोग 3 4 बैच थे जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स से निकला। तो बट दैट डजंट मीन कि आप लोगों को सीखने नहीं मिला। आप अगर मान लो कि आप कैमरा मैन है, तो डायरेक्टर तो कुछ तो दिखा रहा है ना फ्लोर के अंदर, तो आप सीख लो ना। किसने रोक रखा है? शूटिंग हो गई, जाके एडिटर के साथ। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, व्हाट वाज लास्ट क्वेश्चन? ये अभी हम लोग कहाँ पे थे? देखिए एक चीज है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फिल्म मेकिंग का बड़ा मजा, आप किसी भी एक चीज में घुस जाओ, तो वहां तो शूटिंग और बाकी सारे लोग तो हैं ही हैं, वो तो कर ही रहे हैं। इवन एज ए स्टूडेंट या कहीं पर भी किसी भी यूनिट में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग एज एन असिस्टेंट कैमरामैन, लेकिन वो डायरेक्टर क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट क्या कर रहा है, पूछ तो सकते हो, देख तो सकते हो ना, और सीख भी सकते हो, और आपकी एप्टीट्यूड हो तो आप सीख भी जाते हो। और स्पेशली इन द इंस्टीट्यूट इट इज मच easier. The teachers are there, people are there to tell you, and they will never say कि नहीं यार, तेरा तेरा तो एडिटिंग है, तू कैमरा क्यों पूछ रहा। ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दे लर्न एंड लाइक इफ यू सी आवर ओन। अगर आप जॉर्ज लुकास स्पीलबर्ग की बात करें, तो बोथ वर वेरी गुड इन ईच अदर्स डिपार्टमेंट, बहुत अच्छे थे, तो एक दूसरे का मतलब है भी कभी कर देते, लाइक जॉर्ज लुकास यूज्ड टू ऑपरेट द कैमरा हिमसेल्फ मेनी टाइम्स, अगर कैमरा मैन नहीं आया तो सेम थिंग गोज अराउंड। मतलब कई बार ये होता था, लाइक गुरुदत्त गुरुदत्त विल टेल, उनके जो कैमरा थे वीके मूर्ति के बारे में पूछेंगे। वीके मूर्ति बस रिमोटली कनेक्टेड टू एफटीआई, उनको वो जो वक्त, तो एक फिल्म के बारे में काफी कुछ थोड़ा सा पढ़ लेना भैया इन लोगों का, गुरुदत्त का वो जो कौन सा था, कागज के फूल, ये सबकी बड़ी ये उनमें। फर्स्ट सिनेमैटिक सॉरी। वो फर्स्ट उसमें सिनेमेटोग्राफी आई थिंक यूज किया था फर्स्ट इंडिया में सिनेमेटोकॉप्स फिल्म थी। नहीं नहीं नहीं, कागज की दैट फिल्म। इज कॉल्ड सिनेमा स्कोप, एनामॉर्फिक सिनेमा स्कोप, दैट वाज द फर्स्ट। हाँ सिनेमा। हाँ, हाँ वो कागज। कागज की फिल्म। ले उसमें बहुत कुछ थे जिसके मतलब उन लोग क्वेश्चंस पूछते, नॉट ओनली दैट एंड ऑल। तो लेकिन फिर भी गुरुदत्त को इतनी अच्छी थी नॉलेज, मतलब विजुअल्स की, मतलब कि वीके मूर्ति, मतलब मूर्ति जरा लाइटिंग चेंज करो थोड़ा, ये मूड नहीं बन रहा है। सेम थिंग वी शांताराम जी, अपने उनके ब्रदर थे कैमरामैन, पूछ सकते हैं कि भाई इसके कैमरामैन कौन से थे, अवधूत होते थे उनका नाम, अवधूत। तो अवधूत को बोलते थे वी शांताराम, बोलते ये लाइटिंग थोड़ा चेंज कर लो बाबा, ये ऐसा नहीं है, वो मूड नहीं बना जो हम चाहते हैं। तो उसको नॉलेज है तभी तो बोल पाता ना। तो डायरेक्टर को हर चीज आना चाहिए। वाई सत्यजीत इज कंसिडर्ड टू बी, इतने ऊपर उन्हें क्यों माना जाता है, वो हर चीज में अपने आप में काफी माहिर होते थे, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे सेंस ऑफ विजुअल हो, चाहे एडिटिंग हो।
एडिटर रखते थे, उनके 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 होता था, ऐसी बात नहीं, उनके एडिटर होते थे, तो लेकिन एडिटर को बताता था जैसे कि भाई अभी मैं तो कभी ऐसा नहीं करता कि मैंने शूट किया मैं एडिटर के ऊपर छोड़ दिया ना, मैं उसकी पूछड़ी पे बैठा रहता हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू आर अ गुड डायरेक्टर, ये हो जाना चाहिए कि तुम एडिटिंग कैसे करोगे, ये शॉट यहाँ तक आ गया, ये शॉट, वो तो एडिटिंग करने से पहले आपको कैमरा लगाते समय आपको मालूम आ जाना चाहिए कि मेरा ये यहाँ पे मैं कट मारने वाला हूँ और इस तरीके से कट करूंगा। और जब आप शॉट ले रहे हो तो वो तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। खैर ये तो खैर बहुत बार की बात है, when you all start learning and you'll come on to that stage, then you'll do that, but ideally it should be like that. सेंस ऑफ विजुअल तो बड़ा, अगर अपने ड्राइंग वाइंग पेंटिंग वेंटिंग करोगे तो खुद तभी डिस्कवर करोगे, दूसरे की सिर्फ लिखे हुए चीज पढ़े हुए चीज को से आप अनुभव नहीं कर सकते हो, आपको खुद को करना पड़ेगा। उसका जो महसूस अगर करना है, और आर्टिस्ट अगर महसूस नहीं किया तो वो क्या किया। ये जितनी भी किताबों में लिखे रहती है ना, आप चाहे आप है ना फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन की बुक पढ़ लो, ठीक है, फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन की बुक पढ़ोगे, रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक पढ़ोगे, जो भी बुक पढ़ोगे, एडिटिंग की ग्रामर की किताब अगर पढ़ोगे, सिर्फ ग्रामर पढ़िए, तो उसमें तुम देखोगे वो हमेशा एक उसमें वो लोग ये भी लिख देते हैं, दीज आर द रूल्स टू स्टार्ट विथ, बट देन अल्टीमेटली यू हैव टू डिस्कवर की व्हाट आर द रूल्स एंड ऑल। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। और डोंट बी डिसहार्टेंड, अब जिंदगी बहुत बड़ी है, वहां पे जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम में हो भी जाना चाहिए, बहुत लोग हो जाते हैं, हम लोग का भी होता है, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का अगर नहीं भी होता है फर्स्ट टाइम में, देन यू सी टू इट कि व्हाई यू डिडंट गेट इट एंड ऑल, and then retry it again. And अभी आप लोग 1 ईयर के कोर्स में जा रहे हैं, ट्राई ऑल्सो फॉर द 3 इयर्स कोर्सेज आर नॉट, फॉर द 3 इयर्स वाले जो उनके जो मेन स्ट्रीम के कोर्सेज हैं। एंड मतलब इसमें और एक में मिल गया तो बाकी का चीज का सीख लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बोला नहीं उन लोगों कि मैंने तुम्हें ये सिखाया, बोले यार ये तो हमारा दुकान बंद करवाएगा। नहीं, बहुत लोग, अब तो आप मेरे को बताओ, सुभाष घई, he learned acting, he was an acting student, but now look at it, he became a maker, he's a director, he's a cinematographer, को भी उसने बनवाया, एडिटर को भी उसने बनवाया, एडिट खुद भी करता है। डेविड धवन को देखो, he was basically an editing student. राजू ईरानी is editing student. संजय लीला भंसाली, आई थिंक। Yes. फिर तुम्हारा ये गौतम घोष, आई थिंक so he was a camera student, पर डायरेक्ट करता है ना। अवार्ड भी बहुत मिला गौतम घोष को, इसी का किशकिंदू का भाई कुछ होगा रिश्तेदार घोष बाबू का। तो इट इज इट अभी ना, दिस लेडी आई मेट हर सम टाइम बैक, शी कम फॉर एन अवार्ड। एक फिल्म है, हाँ, रीड अबाउट अपर्णा सेन, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट यार। अपर्णा सेन, Yes. अपर्णा सेन, फीमेल डायरेक्टर्स में शी इज रियली वेरी गुड। उसने एक फिल्म बनाई थी जापानीज वाइफ, अवार्ड बहुत मिला था, अनार बागशो। तो जापानीज वाइफ के बाद मैंने उसको पूछा, उसका एक पतंग वाला सीक्वेंस है, बोले कि अपना जी आप क्यों नहीं बनाते, आप तो बम्बई में फिल्में बनाई हैं, इतनी टेरिफिक है आपकी ये सीक्वेंस सीन है। तो मतलब ओके, यू फाइनेंस। No, but she is really very good. फिर इधर आपकी ये है ना जो ओम शांति ओम बनाती फराजी, she is also very good and all. I don't know what is the next film or not. She was very good in Om Shanti Om and all. तो इस तरीके जो फिर फराह खान जो है, फिर इवन जोया जो मेन स्ट्रीम, लेकिन ये लोग मेन स्ट्रीम के लोग उतने क्वेश्चन नहीं पूछते ये लोग। आज की तारीख के मुझे नहीं मालूम है ये लोग आजकल क्या करते हैं। डॉक्यूमेंट्री, हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्री पे क्वेश्चंस, कुछ पुरानी फिल्मों पे ही क्वेश्चंस है ज्यादा। अरे डॉक्यूमेंट्री में ये बहुत अच्छी बना थी, अपने मेरे सीनियर थे, आई टू वर्क विथ हर आल्सो। मैं एफटीए में स्टूडेंट था तभी, उषा देशपांडे, शी बिकेम द हेड ऑफ अल्फा मराठी, तो उसकी फिल्में काफी अच्छी। फिर इधर आपका एपिक चैनल्स में बहुत सारे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं। हमारे एपिक चैनल इज आंसर टू हिस्ट्री चैनल ऑफ इंडिया,
इंडिया की वो है एपिकल इज वेरी नाइस, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्री थे। गोविंद नियालेनी की अच्छी डॉक्यूमेंट्री, श्याम बेनेगल स्टार्टेड फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एंड डॉक्यूमेंट्रीज। हाँ, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री क्यों बात करो, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट फिल्म्स आल्सो। दिलीप घोष, एक किशकिंदु बाबू, एक और घोष है दिलीप घोष, ही वाज माय सीनियर, ही इज वेरी पॉपुलर इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। फिर नहीं, एडवर्टीजमेंट फिल्म्स को भी टच करना बेबा इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फिर जैसे ये विकास शिवरमन, ही इज आल्सो फ्रॉम एफटीआई, ही वाज माय जूनियर। फिर ये संतोष शिवम भी है, लेकिन संतोष शिवम उतना डॉक्यूमेंट्री नहीं है। किरण देवंस, ही वाज माय क्लासमेट। ये एडवर्टीजमेंट फिल्म्स में है। आज तो एडवर्टीजमेंट फिल्म्स वेरी वेरी मतलब बिग थिंग। पहले सिर्फ 2-3 ही थी, लिंटर्स और प्लेस। आज तो मतलब हर शहर में एडवर्टीजमेंट फिल्म्स के, तो इट्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ, क्या कहते हैं, इनकम जनरेट होते हैं, रेवेन्यू वेरी हाई ऑफ एडवर्टीजमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट किया है। फिर इधर आप लोगों के टेलीविजन सीरियल्स के बारे में पूछेंगे। ये भी है कि ऑनलाइन एडिटिंग का एडवांटेज क्या है, जहां पे हम लोग का वो कट हो गया था। ऑनलाइन एडिटिंग में क्या होता है कि जैसे अगर 30-40 कैमरा लगा देते, जैसे ESPN स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, किसी का ना स्पीकर ऑन है, इसकी वजह से आवाज आ रही है, फीडबैक आ रहा है। तो पहले क्या होता था कि एडिट किया, फिल्म में शूट किया, एडिट किया, फिर जाके आपने दिखाया, तो रियल टाइम में नहीं दिखा सकते थे। लेकिन आज 30-40 कैमरा लगा लिया, ये वहीं पे बैठ के, जैसे कंप्यूटर यहाँ से बैठे, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 12, वो कट करो। वो देखा आप लोग जैसे स्पोर्ट्स में होता है कि नहीं, फिर जैसे फिल्म फेयर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड एंड ऑल, 40-40, 50-50 कैमरा लगते हैं। तो वो दैट इज व्हाट इज ऑनलाइन एडिटिंग, दैट इज अ वेरी मेजर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो कि सेलुलॉइड में नहीं हो पाता था। सेलुलॉइड में ये होता था, जैसे कि एक 82 में जब एशियाड हुआ था, जैसे भी इसका होता है कॉन्फ्रेंस, आई वाज वन ऑफ द ऑफिशियल्स कवरिंग एंड ऑल, तो मतलब कई कैमरा लगे थे, 100 कैमरा होते, लेकिन हर एक का फुटेज को एडिट करना पड़ता था, फिर जाके मतलब तो फिल्म निकलती थी 6 महीने बाद या 1 साल बाद। तो दैट एडवांटेज इज देयर। सो व्हाट इज ऑनलाइन एडिटिंग, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एडिटिंग सेल्यूट का, फिर नॉन लीनियर एडिटिंग एंड ऑन, या कुछ नहीं डालो तो नॉन लीनियर एडिटिंग एंड ऑनलाइन एडिटिंग, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसमें अपने नेट पे मिल जाएगा, रीड दैट। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इज ऑलराइट, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक ऑन माय प्रेयर्स, तो यही है। और जब आपका हो जाए तो आप जरूर एक बार दत्त जी को कांटेक्ट जरूर करना आप लोग, क्योंकि उन्हीं की एफर्ट से आप लोगों तक पहुंचा गया है। और दिस अटेम्प्ट, और वी आर आल्सो जॉइनिंग इन आवर प्रेयर्स फॉर यू ऑल। आप लोगों की हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। ओके, my pleasure and my prayers and blessings। and देवदत्त जी, आपने अच्छा एफर्ट किया है, I must congratulate that on that line also, कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में इन लोगों की किया। और मेरा जहां तक ख्याल है कि इनमें से होना चाहिए इन लोगों की, देखिए थोड़ा और पहले होना चाहिए था, हम लोगों का थोड़ा सा और होना चाहिए था, सो दैट है, बट बेटर लेट देन नेवर। तो लेकिन इन लोगों से बात करके मेरे को अच्छा लगा, इन लोगों की कुछ क्वेश्चन की जिज्ञासा अच्छी थी। अगर इस चीज को लोग बनाए रखें और उसके ज्ञान को अर्जन करने की कोशिश करें, देयर इज नो रीजन कि दे शुड नॉट गेट इनटू एफटीआई। डेफिनेटली आई होप करते हैं इनमें से पेपर्स क्लियर करें, देन हम इंटरव्यू राउंड के लिए एक बार आप लोगों से फिर दोबारा मिले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिकॉज दैट इज मोर दिस थिंग। मैं कह रहा हूँ नहीं कि ये इजी है और वो डिफिकल्ट है, दिस है। वहां पे एफर्ट दूसरे टाइप की होनी होती है, वहां पे थोड़ा सा पहले से भी तैयारी इन लोगों को करना पड़ेगा। इन लोगों की तैयारी तो, इनको अगर थोड़ी सी और ये लोग तैयार करते हैं अपने आप को उन लाइनों में, तो हमने तो बताया कि भाई आप इस लाइन में तैयार करो, उस लाइन में तैयार करो, ये चीज को तैयार करो, तो उसको थोड़ी सी और मुकम्मल तरीके से इनको करना पड़ेगा। तो अभी भी थोड़ा बहुत वक्त है, तो दे कैन वर्क इट आउट, इट्स नॉट दैट। थैंक यू देवदत्त, आई एम साइनिंग ऑफ विथ योर परमिशन, और गॉड ब्लेस यू ऑल। See Thank you, you thank at you. FTI। See you. Okay, God bless, God bless. Okay.